समाजवादी विचारों का उद्भव एक विचारधारा के रूप में समाजवादी विचारों का उदय 18वीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप सामने आया। इंग्लैंड से शुरू हुई औद्योगिक क्रांति 19वीं सदी के अंतिम दशकों में यूरोप के कई अन्य देशों में फैल गई। परिणामतः समाज में दो नए वर्गों का उदय हुआ, पूंजीपति अथवा बुर्जुआ वर्ग, औद्योगिक मजदूर वर्ग या जो उद्योगों का मालिक था और व्यापार वाणिज्य पर इसका कब्जा था। दूसरा सर्वहारा वर्ग था जो मजदूरी के लिए कार्य करता था। पूंजीपतियों के निहित स्वार्थी एवं मिल मालिकों की श्रमिक विरोधी नीति के कारण श्रमिकों का जीवन नरकीय हो गया तथा उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति निम्नतर होती गई। उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल यह वर्ग भूखा मरने की स्थिति में पहुंच गया। फलस्वरूप इन मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कई विचारक, लेखक सामने आए और एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया और इस तरह समाजवादी आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इसने मजदूरों की न सिर्फ मांगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए उनको लामबंद भी किया। इन विचारकों और चिंतकों में रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, लुई ब्लां, कार्ल मार्क्स के नाम प्रमुख हैं। समाजवादी विचारधारा के विकास को दो चरणों में बांटकर देखा जा सकता है। मार्क्स पूर्व, मार्क्स के पश्चात। मार्क्स के पूर्ववर्ती समाजवादी विचारधारा को यूटोपियन, स्वप्नदर्शी नाम दिया गया, जबकि मार्क्स के समाजवादी सिद्धांत को वैज्ञानिक समाजवाद नाम दिया गया। स्वप्नदर्शी समाजवादी मार्क्स के पूर्व के समाजवाद को स्वप्नदर्शी समाजवाद, यूटोपियन की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि वह यथार्थ से एकदम कटा हुआ है। इन चिंतकों ने तत्कालीन दशा से उठकर अपने मन के असंतोष को स्वप्न लोक की मधुर कल्पनाओं में बहलाने की कोशिश की थी। उन्होंने कल्पना की कि इस स्वप्न लोक में धनवान और निर्धन का भेद मिट जाएगा, संपत्ति सबकी होगी और अन्याय का कहीं नामो निशान नहीं होगा। उन चिंतकों ने यह नहीं बताया कि उनके आदर्श समाज को यथार्थ के धरातल पर कैसे उतारा जाएगा। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को एक ऐतिहासिक तत्व के रूप में स्थापित करके सर्वहारा को क्रांति की प्रेरणा दी। अतः मार्क्स ने अपने समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा। स्वप्नदर्शी समाजवादियों में सेंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरिये, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लां प्रमुख है। 1. सेंट साइमन 19वीं शताब्दी के आरंभ का फ्रांसीसी समाज दार्शनिक और सुधारक था। उसने द न्यू क्रिश्चियनिटी में अपने समाजवादी विचारों का प्रतिपादन किया। सेंट साइमन ने दो प्रमुख वर्गों की पहचान की, एक उत्पादक या उद्योगपति और दूसरा परोपजीवी। सेंट साइमन ने भावी समाज की कल्पना वर्गहीन समाज के रूप में नहीं की बल्कि यह विचार रखा कि मध्य वर्ग बुर्जुआजी, वैज्ञानिक और सर्वहारा समान रूप से उत्पादक वर्ग के सदस्य होंगे। ये सब सामंतवाद विरोधी संघर्ष में स्वाभाविक सहयोगी और भावी औद्योगिक प्रणाली से बराबर लाभान्वित होंगे। सेंट साइमन ने श्रमिक हितों की सुरक्षा लिए कार्य के अनुसार मजदूरी और क्षमता के अनुसार श्रम जैसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार श्रमिकों से उनकी क्षमतानुसार कार्य कराना चाहिए और कार्य के अनुरूप पर्याप्त मजदूरी मिलनी चाहिए। ऐसा होने पर वर्ग संघर्ष का वातावरण समाप्त हो जाएगा और पूंजीपति तथा श्रमिक परस्पर मैत्रीभाव से कार्य कर सकेंगे। सेंट साइमन के इन विचारों से स्पष्ट है कि उसके प्रहार का लक्ष्य सामंतवाद था, पूंजीवाद नहीं। सेंट साइमन औद्योगिक वर्ग के लोगों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान देना चाहता था। उसके अनुसार उद्योगपतियों को समाज का नियंत्रण संभाल लेना चाहिए। उसने एक ऐसे समाज की कल्पना की जो हर प्रकार से शोषण से मुक्त हो, जिसमें सब लोग यथाशक्ति योगदान करें तथा अपने मेहनत का फल पाएं। चार्ल्स फ्यूरिये, यह फ्रांसीसी समाजवादी आलोचक और समाजवादी विचारक था। उसने अपनी पुस्तक द सोशल डेस्टिनी के अंतर्गत मानवता की मुक्ति के लिए अपनी योजना प्रस्तुत की। उसने अपने सामाजिक विश्लेषण में न्यूटन के मैकेनिक्स के आधार पर आकर्षण की यंत्र व्यवस्था को प्रमुखता दी। उसने तर्क दिया कि आदर्श समाज व्यवस्था में सामंजस्य का साम्राज्य होगा और साहचर्य की भावना पूरे उत्कर्ष पर होगी।
उसने मनुष्यों के बीच कार्य का विभाजन आकर्षक श्रम के सिद्धांत के अनुसार किया, अर्थात जो काम जिसे पसंद होगा वही उसे सौंपा जाएगा। उदाहरण के लिए गुलाबों के शौकीन को गुलाब उगाने होंगे और धूल मिट्टी पसंद करने वाले को धूल मिट्टी में काम करना होगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक संगठन की कोई जरूरत नहीं रहेगी। सारा समाज सहज स्वाभाविक प्रेरणा से संगठित होगा। सबको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार पुरस्कार मिलेगा, परंतु मिलजुल कर रहने के कारण धनवान और निर्धन का भेद निरर्थक हो जाएगा। फ्यूरिये का प्रभाव सीमित रहा। उसका मुख्य योगदान चिंतन के क्षेत्र में है, कार्यवाही के क्षेत्र में नहीं। फिर भी कुछ हद तक फ्रांस और अमेरिका में इस योजना के अनुरूप प्रयोग अवश्य किए गए। यह प्रयोग भी मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए। 3. रॉबर्ट ओवन ब्रिटिश उद्योगपति, मानव प्रेमी तथा सहकारिता आंदोलन का अग्रदूत था। उसे आरंभिक समाजवादी माना जाता है और 1830 के आसपास सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग करने का श्रेय दिया जाता है। उसने अपने सिद्धांत द न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी तथा द बुक ऑफ न्यू मोरल वर्ल्ड में स्पष्ट किए हैं। ओवन ने स्कॉटलैंड के न्यूलानार्क शहर में एक आदर्श सूती मिल स्थापित करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि मजदूरों के लिए अच्छी मजदूरी और काम की अच्छी शर्तें जुटाकर भी व्यावसायिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। ओवन ने प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार प्रणाली का खंडन करते हुए सहकारिता प्रणाली का समर्थन किया, जिसमें एक व्यक्ति का लाभ दूसरे व्यक्ति की हानि नहीं बनेगा, जिसमें एक स्वस्थ और सूक्ष्म वातावरण व्यक्ति के चरित्र को उत्तम समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालेगा। ओवन का यह मानना था कि श्रमिकों को सुविधाएं देकर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधाएं तथा काम के घंटे कम कर और अच्छी वैतनिक सुविधाएं प्रदान कर भी लाभ अर्जित कर यह सिद्ध कर दिया कि मुनाफा कमाया जा सकता है। इस तरह वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतुष्ट श्रमिक ही अच्छे श्रमिक होते हैं। इस तरह श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच भाईचारे के अटूट संबंध को पैदा कर उसने श्रमिक समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयत्न किया। 4. लुई ब्ला, फ्रांस का एक प्रभावशाली विचारक एवं नेता लुई ब्ला था। अपनी पुस्तक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर में उसने अपने समाजवादी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उसने आर्थिक क्षेत्र में वैयक्तिक स्वतंत्रता का विरोध किया और राज्य में मजदूर के काम के अधिकार और उस अधिकार की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय कारखानों और सामाजिक कार्यशालाओं की मांग की। उसने बेरोजगारों की सहायता के लिए सामाजिक कार्यशालाओं की स्थापना की बात की। ये सामाजिक कार्यशालाएं पूंजीपतियों के अंत का साधन मानी गई। राज्य समाजवाद के उदय का श्रेय लुई ब्ला को है। उसके अनुसार प्रत्येक स्वस्थ मनुष्य को कार्य करने का अधिकार है तथा राज्य सरकार को उसे कार्य प्रदान करना चाहिए और सरकार का गठन पूर्णतः प्रजातांत्रिक आधार पर होना चाहिए। प्रजातंत्र वह शक्ति है जिसका उद्गम वयस्क मताधिकार में है, जिसका चरम उद्देश्य स्वतंत्रता तथा समानता है। लुई ब्ला के इन विचारों से फ्रांस के सर्वहारा वर्ग में चेतना और जागृति पैदा हुई। फलतः 1848 में सम्राट लुई फिलिप के विरुद्ध सर्वहारा वर्ग ने क्रांति में सक्रिय भाग लिया। इन यूटोपियन समाजवादियों ने व्यवहारिक धरातल पर चाहे समाजवाद की स्थापना नहीं की हो, किंतु समाजवादी चेतना के और विचारधारा के प्रसार में इनकी भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता। आगे जिस वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना मार्क्स द्वारा की गई, उसकी पृष्ठभूमि इन्हीं समाजवादियों ने तैयार की। इन्हीं समाजवादी चेतना के फलस्वरूप इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसमें श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक दशा सुधारने की बात की गई। इसी प्रकार फ्रांस में भी समाजवादी चेतना जागृत हुई तथा मजदूरों के संगठन बनने लगे। वैज्ञानिक समाजवाद आरंभिक समाजवादियों को स्वप्नदर्शी समाजवादी यूटोपियन सोशलिस्ट इसलिए कहा गया कि उन्होंने एक आदर्श समाज की स्थापना की बात की, लेकिन इसकी स्थापना कैसे हो इसकी चर्चा नहीं की।
दूसरी बात, इन समाजवादी विचारकों ने पूंजीपतियों की सहायता के तहत श्रमिकों एवं मजदूरों की स्थिति में सुधार की बात की, किंतु मार्क्स और एंजल्स के चिंतन ने समाजवादी विचार को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। वस्तुतः उन्होंने इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन कर इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की और स्पष्ट किया कि मनुष्य का इतिहास तो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स ने बताया कि आर्थिक स्थितियां ही समाज की अन्य गतिविधियों का निर्माण करती हैं। मार्क्स ने जिस साम्यवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया उसकी प्राप्ति के लिए उपाय भी बताए, और यह उपाय था कामगार वर्ग को अपना संगठन बनाकर पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्रांति करनी होगी और उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित करना होगा। इससे समाज में वर्ग भेद मिट जाएगा और वर्गविहीन समाज में मनुष्य सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होकर अपने इतिहास का निर्माता बन सकेगा। कार्ल मार्क्स एवं वैज्ञानिक समाजवाद। परिचय। कार्ल हेनरिक मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में जर्मनी प्रशा के ट्रीव्स नामक स्थान पर हुआ था। उसकी शिक्षा बॉन एवं बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई, जहां वह हेगेल के चिंतन से विशेष प्रभावित हुआ। आगे मार्क्स 1843 में समाजवाद के अध्ययन हेतु पेरिस गया, जहां उसका संपर्क एंजल्स से हुआ। आर्थिक समस्याओं पर दोनों के विचार समान थे। एंजल्स ने मार्क्स के सहयोगी, उसकी रचनाओं के संपादक तथा स्वतंत्र लेखक के रूप में मार्क्सवाद के विकास में अमूल्य योगदान दिया। मार्क्स की दो इतिहास प्रसिद्ध कृतियां हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, मार्क्स के सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या या अर्थशास्त्रीय व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या करने के लिए हेगेल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया। हेगेल के अनुसार इतिहास एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है जिसकी मूल प्रेरणा चेतना है। हेगेल के अनुसार विचार सृष्टि का सार तत्व है, अतः विकास की संपूर्ण प्रक्रिया शुरू से अंत तक विचारों के उत्थान पतन की कहानी है, जिनका मूर्त रूप सामाजिक संस्थाओं के उदय एवं अस्त में देखने को मिलता है। सारा सामाजिक परिवर्तन और विकास परस्पर विरोधी तत्वों या विचारों के संघर्ष का परिणाम है। इस पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है। हेगेल के अनुसार सामाजिक विकास की यह प्रक्रिया 3 अवस्थाओं में संपन्न होती है और जब तक वह पूर्ण तत्व की स्थिति में नहीं पहुंच जाती तब तक यह प्रक्रिया अपने आप को दोहराती चलती है। ये अवस्थाएं हैं पक्ष, प्रतिपक्ष और समपक्ष। शुरू में पक्ष का अस्तित्व होता है जो पुनर्तः सत्य नहीं होता, इसलिए पक्ष स्वभावतः अस्थिर होता और परिणमतः उसका विपरीत रूप प्रतिपक्ष अपने आप अस्तित्व में आ जाता है। यह प्रतिपक्ष भी पुनर्तः सत्य नहीं होता, चूंकि पक्ष और प्रतिपक्ष परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के प्रतीक है, इसलिए तनाव और टकराव पैदा होता है। फलतः वे यथाशक्ति एक दूसरे के उन अंशों का नष्ट कर देते हैं जो असत्य होते हैं। इस संघर्ष में वे अंश बच जाते हैं जो पक्ष और प्रतिपक्ष की तुलना में सत्य के अधिक निकट होते हैं। इनके संयोग से समपक्ष का जन्म होता है। इस तरह परिवर्तन का एक चक्र पूरा हो जाता है। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की तुलना में समपक्ष सत्य के अधिक निकट होता है, लेकिन वह भी पुनर्तः सत्य नहीं होता, इसलिए वह भी स्थिर सिद्ध होता है। इस तरह समपक्ष स्वयं नए पक्ष का रूप धारण कर लेता है और फिर क्रमशः नए प्रतिपक्ष तथा समपक्ष का आविर्भाव होता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक समाज परमसत्य की स्थिति में पहुंचकर स्थिर नहीं हो जाता। अतः हेगेल के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा शक्ति का स्वरूप आध्यात्मिक अथवा आध्यात्मिक है। विकास की संपूर्ण प्रक्रिया शुरू से अंत तक विचारों के ही उत्थान पतन की प्रक्रिया है। किंतु मार्क्स ने हेगेल की द्वंद्वात्मक पद्धति को तो अपनाया, परंतु हेगेल के दर्शन के मूल तत्व चेतना अथवा विचार को निकालकर उसके स्थान पर भौतिक तत्व को स्थापित कर दिया। मार्क्स ने कहा कि मनुष्यों का अस्तित्व चेतना पर आधारित नहीं है। इसके विपरीत उनकी चेतना उनके सामाजिक अस्तित्व एवं भौतिक स्थितियों पर आश्रित है।
दूसरे शब्दों में विचारों से भौतिक स्थितियां नहीं बदलती बल्कि भौतिक स्थितियों में परिवर्तन से ही विचारों में परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए धनी वर्ग एक जैसा सोचते हैं और निर्धन वर्ग एक जैसा सोचते हैं क्योंकि इस वर्ग के लोगों की भौतिक स्थितियां एक जैसी होती हैं। जब स्थितियों में परिवर्तन आता है तब उनकी चेतना एवं विचारों परिवर्तन होता है। इस प्रकार मार्क्स ने कहा कि हेगेल के दर्शन में द्वंद्वात्मक पद्धति का क्रम उल्टा हुआ था जिसको उसने सीधा कर दिया। इतिहास की भौतिकवादी अर्थशास्त्रीय व्याख्या। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या अर्थशास्त्रीय व्याख्या इस मान्यता पर आधारित है कि इतिहास के किसी भी युग में समाज के आर्थिक संबंध समाज की प्रगति का और उसके राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक संबंधों का स्वरूप निर्धारित करते हैं। समाज के आर्थिक संबंधों से तात्पर्य है ऐसे संबंध जिनसे बंधकर स्त्री पुरुष अपने जीवन निर्वाह के साधन जुटाते हैं अर्थात अपेक्षित वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय और वितरण की व्यवस्था करते हैं। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद को समझने के लिए 3 शब्दावलियों को समझना जरूरी है। उत्पादन प्रणाली, जिसके अंतर्गत है उत्पादन के तरीके का स्वरूप क्या है, हस्तशिल्प, कृषकीय या औद्योगिक उत्पादन किस तरह के समाज व्यवस्था में होता है, दास प्रथा, सामंती, पूंजीवादी या समाजवादी। दूसरा है उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन के साधन, उपकरण, यंत्र क्या है और श्रम शक्ति। तीसरा है उत्पादन संबंध, कौन सा वर्ग उत्पादन के साधनों का स्वामी है और इसलिए प्रभुत्वशाली वर्ग है और कौन सा वर्ग इनसे वंचित होने के कारण पराधीन वर्ग की स्थिति में है। इस तरह स्वामी और दास, जमींदार और किसान, पूंजीपति और मजदूर के परस्पर संबंध उत्पादन संबंधों के उदाहरण है। मार्क्स ने ऐतिहासिक काल को 5 भागों में बांटकर समाज का अध्ययन किया और सभी कालों में उत्पादन की शक्तियों एवं उत्पादन संबंधों पर प्रकाश डालकर इसका विवेचन किया और बताया कि सभी कालों में केवल 2 वर्ग होते हैं, मालिक शोषक और नौकर शोषित रूप में। पहला युग है आदिम समाज। इस युग में उत्पादन के साधन सभी को प्राप्त है। इस दृष्टिकोण से यह आदिम साम्यवाद की स्थिति है, लेकिन मार्क्स का लक्ष्य इस साम्यवाद की स्थापना करना नहीं है क्योंकि यह निर्धनों का साम्यवाद है, बल्कि उसका लक्ष्य तो ऐसे साम्यवाद की स्थापना करना है जहां कोई निर्धन नहीं हो, क्योंकि निर्धनता तो वितरण की समस्या से उत्पन्न होती है। दूसरा युग दास युग है। इसमें मालिक की निजी संपत्ति के रूप में दास होते हैं। तीसरा युग सामंतवादी युग है और चौथा युग पूंजीवादी युग है। यह पूंजीवादी युग सबसे जटिल है और इसी युग में साम्यवाद के बीज निहित हैं। इस युग में पूंजीपति और श्रमिक के रूप में 2 वर्ग आते हैं। श्रमिक से तात्पर्य उस समुदाय से है जो अपने उत्पादन संबंधों के प्रति सचेत भी है और अपने वर्गीय हितों के लिए संघर्षशील भी। इसी वर्गीय हित से परिचालित होकर इनमें वर्गीय चेतना पैदा होती है और ये लड़ने मिटने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सारा संसार है। इस प्रकार पूंजीवादी युग में हिंसक क्रांति होगी। अंततः सर्वहारा की सत्ता स्थापित होगी। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्स ने इतिहास को परस्पर विरोधी शक्तियों और वर्गों के संघर्ष की प्रक्रिया के रूप में देखने का प्रयत्न किया। यह संघर्ष उत्पादन प्रणाली की त्रुटियों के कारण पैदा होता है, जिसमें कुछ लोग उत्पादन के साधनों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लेते हैं और शेष समाज को अपनी शर्तों पर श्रम करने के लिए विवश कर देते हैं। इससे धनवान और निर्धन वर्ग अस्तित्व में आ जाते हैं। इस तरह शोषक और शोषित वर्ग बन जाता है। मार्क्स के अनुसार धनवान और निर्धन वर्गों के बीच का यह संघर्ष समाज के इतिहास में तभी से मौलिक महत्व की वस्तु रहा जब से आदिम जनजीवन समाज लुप्त हुआ है, क्योंकि उस समाज में उत्पादन के साधन सबकी साझी संपत्ति होते थे। यह वर्ग संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मजदूर ही समाज की बागडोर नहीं संभाल लेते, तब उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित हो जाएगा। सबके सब लोग उत्पादन करने लग जाएंगे, तभी समाज शोषण, उत्पीड़न, वर्गभेद और संघर्ष के अभिशाप से मुक्त होगा। मार्क्स के अनुसार आधुनिक पूंजीवादी युग वर्ग संघर्ष की चरमोत्कर्ष अवस्था है।
सचेत सर्वहारा वर्ग संगठित होकर अपनी विशाल संख्या के बल पर पूंजीपतियों को धराशायी कर इस असमानता को समाप्त करेगा। इस सर्वहारा क्रांति से परस्पर विरोधी वर्गों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। मार्क्स ने इसे साम्यवादी समाज की संज्ञा दी। चूंकि मार्क्सवादी संकल्पना के अनुसार राज्य दूसरों के उत्पीड़न का साधन मात्र है, इसलिए साम्यवादी क्रांति के फलस्वरूप राज्य भी लुप्त हो जाएगा। अतः साम्यवादी समाज वर्गहीन तो होगा ही, राज्यहीन भी होगा। इसी बिंदु पर मार्क्स का चिंतन हेगेल से भिन्न हो जाता है। जहां हेगल राष्ट्र राज्य को विकास की चरम परिणति मानता है, वहीं मार्क्स सामाजिक प्रगति के लिए राष्ट्र की सीमाओं को स्वीकार नहीं करता है। वह वर्ग चेतना में विश्वास करता है जो राष्ट्र या देश की सीमाओं में बंध कर नहीं रह सकती है। अतः शोषण वर्ग को पराजित करने के लिए वह संपूर्ण विश्व के मजदूरों को एक हो जाने का आह्वान करता है। इसी अर्थ में मार्क्सवाद का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय है। इस प्रकार मार्क्स ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया में वर्ग संघर्ष की भूमिका पर बल देते हुए वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित करता है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स के अनुसार मजदूर जितना मूल्य उत्पादन करते हैं उससे कम मजदूरी के रूप में पाते हैं। दोनों के बीच का अंतर पूंजीपति मुनाफे के रूप में ले लेते हैं। यही अतिरिक्त मूल्य है जिसे मार्क्स ने बेईमानी का काम माना है और यही पूंजीवादी समाज में झगड़े का आधार है। मुनाफा मजदूरों की मजदूरी घटाकर ही बढ़ाया जा सकता है और इसलिए मजदूरों और पूंजीपतियों के हित परस्पर विरोधी हैं। इन संकटों को तभी हल किया जा सकता है जब उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व समाप्त किया जाए तथा उत्पादन व्यवस्था से मुनाफे की भावना को निकाल दिया जाए। ऐसा करने पर ही उत्पादन चंद लोगों के मुनाफे के बदले सामाजिक हित की दृष्टि से होगा। शोषक वर्ग खत्म हो जाएंगे और एक वर्गहीन समाज का उदय होगा जिसमें व्यक्ति के हित और समाज के हित में कोई अंतर नहीं होगा। यह काम मजदूर वर्ग पूरा करेगा। मार्क्सवाद का मूल्यांकन योगदान समाजवाद को वैचारिक जामा पहनाकर उसे वैज्ञानिक स्वरूप दिया। इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक भौतिकवादी पद्धति से कर सामाजिक परिवर्तन के बिंदुओं को ठोस रूप से स्पष्ट किया। प्रगतिवादी सिद्धांत की स्थापना की, जिसके अनुसार ऐतिहासिक क्रम की प्रत्येक अवस्था चाहे वह कितनी ही खराब क्यों न हो अपनी पिछली अवस्था से उत्तम होती है क्योंकि वह विकास की चरम परिणति के अत्यंत निकट होती है। मार्क्सवाद एक प्रगतिवादी दर्शन है। इसका मुख्य संदेश है सामाजिक अन्याय की जड़ें समाज व्यवस्था के अंतर्गत ढूंढनी चाहिए और वहीं उसका प्रतिकार भी करना चाहिए। इतिहास के अध्ययन को एक नवीन दिशा मिली जिसके तहत आर्थिक सामाजिक कारकों को केंद्र में रख इतिहास का पुनर्निर्माण हुआ। साहित्य में यथार्थ विषयों का समावेश हुआ और शोषित पीड़ित मानव की समस्याओं को उजागर कर काव्य कथाओं का लेखन हुआ। मार्क्स क्रांति का संदेश देकर हिंसा को बढ़ावा देता है। यह हिंसा मानव अस्तित्व के लिए ही खतरा पैदा कर देगी। वर्ग संघर्ष का प्रचार कर वर्ग सहयोग की संभावनाओं को हतोत्साहित किया और सर्वहारा के अधिनायक तंत्र का लक्ष्य सामने रखकर अधिनायकवाद की पुष्टि की जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति की कोई सुरक्षा नहीं रह जाती है। चीनी गणराज्य के संदर्भ में इसे समझा जा सकता है। मार्क्स ने राज्यविहीन समाज की स्थापना का लक्ष्य तो रखा परंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि यह समाज चलेगा कैसे और जब सर्वहारा की सत्ता स्थापित हो जाएगी तो आखिर एक नियामक तंत्र तो होगा ही। इस दृष्टि से उसकी यह परिकल्पना काल्पनिक प्रतीत होती है। मार्क्स ने अपने चिंतन में समाज के केवल एक वर्ग मजदूर और श्रमिकों के हितों पर ही बल दिया जबकि किसानों, मध्य वर्ग एवं मानव मात्र के हित की बात नहीं की। मार्क्स ने जिस युग में राज्य को शोषण का साधन मानकर खारिज किया था आज उस युग में परिवर्तन हो चुका है। भारत जैसे अनेक देशों में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। इस दृष्टिकोण से मार्क्स का राज्य विहीन समाज की स्थापना का लक्ष्य तार्किक नहीं लगता।